नमस्कार। आज हमारे सामने सिर्फ कुछ नियम या पद नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ढांचा जो सदियों तक टिकाऊ और आत्मनिर्भर रहा। तो चलिए आज हम एक तरह से इस पूरी व्यवस्था की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। और इन सब को देखते हुए जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो यही है, आखिर कैसे एक समाज अपनी कानून व्यवस्था, अपना न्याय और यहाँ तक कि अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को भी पूरा करता था। यही सवाल इस पूरे विषय का दिल है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो इस व्यवस्था को समझने के लिए हमें एकदम इसकी जड़ों से शुरू करना होगा। इसकी दो सबसे बुनियादी इकाइयां, एक वो जो नेतृत्व करता है और दूसरी वो जिससे समाज बनता है, यानी नेता और परिवार। तो सबसे पहले इस शब्द को पकड़ते हैं, मुंडा। इस सिस्टम में इसका एक बहुत ही खास मतलब है, गांव का पॉलिटिकल हेड। यह एक ऐसा पद था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। मुंडा का काम क्या था? गांव वालों से लगान वसूलना, शांति बनाए रखना और सबसे जरूरी गांव के आपसी झगड़ों को निपटाना। मतलब एक तरह से वो गांव का जज भी था, पुलिस भी और रेवेन्यू ऑफिसर भी, सब कुछ एक में ही। और मुंडा के साथ ही इस व्यवस्था की दूसरी और उतनी ही जरूरी बुनियाद थी खूंट। खूंट का सीधा सा मतलब है परिवार। लेकिन ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये इस समाज की नींव की ईंट है। हर चीज इसी खूंट से जुड़ी है, और खास तौर पर जमीन। और यहीं से खूंटकट्टी का आइडिया आता है। इसका मतलब है जिस परिवार यानी जिस खूंट ने जंगल साफ करके जमीन को खेती के लायक बनाया, वो जमीन उसी की हो गई। जरा सोचिए, यहाँ जमीन पर हक इसलिए है क्योंकि पुरखों ने उसे अपने पसीने से सींचा है। और यही बात इस व्यवस्था को कमाल का बनाती है। देखिए, आज हम जमीन को एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं जिसे खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन इस सिस्टम में जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, वो उस परिवार के इतिहास, उसकी मेहनत और उसकी पहचान का एक जिंदा दस्तावेज है। ठीक है, तो हमने बुनियाद समझ ली, मुंडा यानी गांव का लीडर और खूंट यानी परिवार। अब देखते हैं कि इस बुनियाद पर शासन की अगली मंजिल कैसे बनती है, कैसे ये सिस्टम एक गांव से भी बड़ा हो जाता है। जब गांव के लोग एक साथ बैठकर कोई फैसला लेते हैं तो उस पंचायत को हाथू कहा जाता था। ये समझिए कि शासन का सबसे पहला लेवर है जहां रोजमर्रा के मसले सुलझाए जाते थे। ये तो हुई एक गांव की बात, लेकिन सोचिए तब क्या होता होगा जब झगड़ा एक गांव का न होकर दो या उससे ज्यादा गांव के बीच हो। जाहिर है, जब मसला बड़ा हो तो उसे सुलझाने के लिए एक बड़ी अदालत की भी जरूरत पड़ेगी। और बस इसी जरूरत से जन्म हुआ पढ़ा या पढ़ा पंचायत का। कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनता था। अगर कोई मामला गांव की हाथू पंचायत में नहीं सुलझ पाता तो उसे पढ़ा में लाया जाता था। ये एक तरह से उनकी सुप्रीम कोर्ट थी। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आज की व्यवस्था में हम शक्तियों को अलग अलग रखते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। लेकिन पढ़ा पंचायत में ये तीनों शक्तियां एक ही संस्था में थीं, और इसकी ताकत किसी किताब या संविधान से नहीं बल्कि समाज के आपसी विश्वास और परंपराओं से आती थी। और इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए सोचे, एक पूरी टीम थी। सबसे बड़े अधिकारी थे पढ़ा राजा, उनकी मदद के लिए दीवान यानी मंत्री, पंडे यानी रिकॉर्ड रखने वाला सेक्रेटरी, दारोगा यानी सुरक्षा प्रमुख, और यहाँ तक कि लाल नाम का एक अधिकारी भी था जिसे सभा का वकील कहा जाता था। मतलब बकायदा बहस और दलीलों की एक पूरी प्रक्रिया होती होगी। तो हमारे पास एक कमाल की पॉलिटिकल और जुडिशियल मशीनरी तो है, पर सवाल यह है कि इस मशीन को चलाने की ऊर्जा कहाँ से आती थी? इसका नैतिक आधार क्या था? चलिए अब गांव के उस दिल में चलते हैं जहां राजनीति, समाज और धर्म सब एक ही जगह मिलते थे। और वो केंद्र था अखड़ा। ये सिर्फ नाच गाने की जगह नहीं थी, बल्कि ये गांव का दिल था। ये वो खुली जगह थी जहां पंचायत की बैठकें होती थीं। यही गांव का कोर्ट रूम था और यही कल्चरल सेंटर भी। सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते थे। अब इसी अखड़ा में, जहां गांव की सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी चल रही है, एक और बहुत जरूरी किरदार की एंट्री होती है जो इस पूरे सिस्टम को एक आध्यात्मिक आधार देता है, और वो है पाहन, गांव का धार्मिक प्रमुख। तो पाहन का काम था पूजा पाठ और बलि चढ़ाकर गांव के देवी देवताओं को खुश रखना, ताकि गांव पर कोई मुसीबत ना आए। वो एक तरह से गांव का आध्यात्मिक रक्षक था।
और समाज उसकी इस सेवा के बदले उसे टैक्स फ्री जमीन देता था, जिसे डाली कटारी भूमि कहते थे। ये एक तरह से पाहन की सैलरी थी। और इस सिस्टम में एक और बड़ी अनोखी चीज थी, भूत खेता नाम की जमीन। देखिए, गांव को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि बुरी आत्माओं से भी तो बचाना था। ये जिम्मेदारी भी पाहन की ही थी। और इस एक्स्ट्रा काम के बदले उसे और जमीन दी जाती थी, जिसे भूत खेता कहते थे। और ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, जरा इसे आज की नज़र से देखिए। ये एक तरह का स्पिरिचुअल इंश्योरेंस था, जिसे जमीन से फंड किया जा रहा था। मतलब समुदाय अपने सबसे बड़े अनजाने डर को मैनेज करने के लिए एक ठोस आर्थिक समाधान निकाल रहा था। ये प्रशासन और आस्था का एक गजब का संगम है। तो हमने क्या देखा? यही कि हर चीज एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। जमीन, परिवार, प्रशासन, न्याय और विश्वास, कुछ भी अलग थलग नहीं है। हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ताकत दे रहा है। तो आज के इस पूरी पड़ताल का निचोड़ यही है। मुंडा शासन व्यवस्था एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जहां हर लेवल पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां एकदम साफ हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें न्याय, प्रशासन, संस्कृति और धर्म सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। और यही चीज इसे एक आत्मनिर्भर और मजबूत दुनिया बनाती है। ये पूरी पड़ताल हमें याद दिलाती है कि समाज को चलाने के कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। ऐसे तरीके जो किसी समुदाय की अपनी ज़रूरतों और अपनी सोच से पैदा होते हैं। और यहीं से आज के लिए एक ज़रूरी सवाल उठता है। आज के दौर में हम राजनीतिक, न्यायिक और धार्मिक शक्तियों को अलग-अलग रखने पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन मुंडा व्यवस्था में ये सारी शक्तियां एक दूसरे से गुंथी हुई थीं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस एकीकरण में कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसी समझदारी छिपी है जिससे आज के बिखरे हुए समाज कुछ सीख सकते हैं?